जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस। सिंथेसिस में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है बच्चों को कि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस लिखने में। सिंपल सेंटेंस लिखना तो आसान है, लेकिन समटाइम्स सिंपल सेंटेंसेस भी मुश्किलें पैदा करती हैं। तो आज इसी कन्फ्यूजन को लेकर आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, डिटेल्स इस पर डिस्कस करेंगे कैसे हम सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बनाते हैं। दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं, दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के एक कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है, इस तरीके के सेंटेंसेस लिखने में दिक्कत आती है बच्चों को। सोचते हैं कि कौन सा सेंटेंस हमें लिखना चाहिए, क्या मीनिंग इससे निकलेगी। तो ये सारे कंफ्यूजन पे हम लोग बात करेंगे ये पूरे वीडियो में। जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमने लिखा है, एक पेयर में लिखा है, ही अर्न्स हर ब्रेड बाय सिंगिंग सॉन्ग, और ही सिंग्स सॉन्ग्स फॉर अर्निंग हर ब्रेड। इनमें से दोनों में से किस तरीके का सेंटेंस हमें लिखना चाहिए? दोनों सही है या इनमें से कोई एक सही है? हैविंग फिनिश्ड द वर्क ही वेंट होम, और फिनिशिंग द वर्क ही वेंट होम। इन दोनों में से किस तरीके के सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी चाहिए? आई सॉ द प्लेन लैंडेड और आई सॉ द प्लेन लैंडिंग। इनमें से कौन सा सही होगा? ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा जब हम लोग इस पूरे सिंथेसिस को देखेंगे। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से दो सेंटेंसेस को मिलाने पे हम सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने लेक्चर्स को। पहले जाने कि सिंथेसिस होता क्या है। सिंथेसिस मतलब कि हम किसी चीज को बना रहे हैं, राइट, सिंथेसाइज कर रहे हैं। इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग सेपरेट पार्ट्स ऑब्लिक क्लॉजेस टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स होल। एक होल सेंटेंस बनाने के लिए, अब चाहे वो कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हो, और इवन हम सिंपल सेंटेंस ही क्यों नहीं बना रहे हो, तो ये दो सेंटेंसेस को मिलाना ही सिंथेसिस हमारा कहलाता है। ठीक है, अब कैसे हम मिलाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, दो सेंटेंसेस को मिला के एक सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उसके लिए कुछ प्रोसेस हैं, उसको हम देखेंगे। ठीक है, कंबाइनिंग टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ सिंगल सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले हम देखें बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को यूज करके हम किस तरीके से एक सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे। पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल, जीरंड, इन्फिनेटिव, ये सारे वर्ब के फॉर्म्स हैं, राइट। जीरंड भी ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। पार्टिसिपल में दो चीजें होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये तीन टाइप्स होते हैं, जिसमें हम ये बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल की और परफेक्ट पार्टिसिपल की। तो इसमें जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, जीरंड भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म, लेकिन ये नाउन की तरह काम करता है, और ये भी वर्ब का फॉर्म है जिनको हम पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, और ये एडजेक्टिव की तरह जब काम करते हैं तो हम इनको पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, जब एडजेक्टिव की तरह वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज किया जाए तो उसको आप बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह काम करे तो उसको आप बोलेंगे जीरंड। ठीक है, तो हम कैसे पार्टिसिपल का यूज करके, यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं किया गया है कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके या परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके, पार्टिसिपल का यूज करके हम कैसे सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, अब पार्टिसिपल इज, आपको पार्टिसिपल समझ में आ गया होगा, आई होप, कि पार्टिसिपल है क्या एग्जैक्टली। ये वर्ब का फॉर्म है जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ठीक, अ पार्टिसिपल इज यूज्ड व्हेन ऑल द सिंपल सेंटेंसेस हैव द सेम सब्जेक्ट। पार्टिसिपल का हम तब यूज करते हैं जब हमारे दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सेम हो। ठीक है, चाहे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहे हो या परफेक्ट पार्टिसिपल की बात कर रहे हो, तो पार्टिसिपल का यूज करके जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उनमें दोनों सब्जेक्ट जो होने चाहिए, दोनों पार्ट्स के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड व्हेन टू एक्शंस हैपन साइमल्टेनियसली, दैट इज एट द सेम टाइम। और प्रेजेंट पार्टिसिपल, स्पेशली यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात की जा रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल तब आप यूज करेंगे जब एक्शन को दिखाया जा रहा है और दोनों एक्शन साइमल्टेनियस हो रहे हो, एक के बाद एक हो रहे हो, या एट द सेम टाइम हो रहे हो, राइट। तो ध्यान रखिएगा, पार्टिसिपल इज यूज्ड व्हेन ऑल द सिंपल सेंटेंसेस हैव द सेम सब्जेक्ट। एक कंडीशन ये है कि सेम सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा, तब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करिए जब एक्शन जो हो ना एक के बाद एक हो, साइमल्टेनियस हो, ठीक है ना, या एट द सेम टाइम हो। जैसे,
अच्छा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात आ गई। परफेक्ट पार्टिसिपल कब यूज करेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है? जब हम हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। ठीक है, ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। गलती से आपके बुक में प्रेजेंट पार्टिसिपल ही लिखा हुआ है, लेकिन आगे लिखा हुआ है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसको सही कर लीजिएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड व्हेन द फर्स्ट एक्शन इज कंप्लीटेड बिफोर द सेकंड बिगिंस। यानी कि दो एक्शन होने चाहिए और दूसरा शुरू होने से पहले ये फर्स्ट एक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर फर्स्ट एक्शन कंप्लीट हो, दूसरा जब शुरू होने वाला हो, ठीक है ना, तो उसके लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कर देते हैं। परफेक्ट से मतलब ये परफेक्शन, कंप्लीशन ऑफ द एक्शन। एक एक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन वो दूसरे के शुरू होने से पहले पहला कंप्लीट होना चाहिए, तब आप परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमें पार्टिसिपल की कुछ चीजें पता चली कि जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं तो हम तब यूज कर रहे हैं जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट जो है सेम है, सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों एक्शन जो है, एक्शन साइमल्टेनियस एक्शन होने चाहिए, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर लेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल में भी ऐसा ही होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल भी यूज करेंगे तो सब्जेक्ट तो सेम रहेगा, लेकिन ये एक्शन साइमल्टेनियस ना होके कब यूज होगा, बस ये चीजें चेंज होंगी। यानी कि जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे तो सब्जेक्ट जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, लेकिन एक्शन जो होना चाहिए वो एक्शन, दो एक्शन हो और दूसरा शुरू होने से पहले फर्स्ट एक्शन कंप्लीट होना चाहिए। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो अब इन क्वेश्चन को हम करते हैं और देखते हैं कि देखिए, सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं लिख रहा हूं शी ओपन द डोर, शी केम इन, तो आपको इतना सेंस होना चाहिए कि ये दोनों जो एक्शन है, ओपनड है और केम है, ये दोनों साइमल्टेनियस एक्शन हो सकते हैं या एक के कंप्लीशन के बाद से दूसरा एक्शन होगा, या दोनों पॉसिबिलिटी है। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। शी ओपन द डोर, शी केम इन, तो अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का देखो, यहां पे दोनों में सब्जेक्ट सेम है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज कर दें, ओपनिंग द डोर, शी केम इन, शी केम इन, ठीक है ना। तो यहां पे ओपनिंग द डोर, यहां पे ये समझ में नहीं आ रहा है कौन खोल रहा है, लेकिन जब यहां से देखेंगे शी, ये शी का मॉडिफायर है ये, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मैंने बताया था एडजेक्टिव की तरह काम करता है ये। तो अगर नाउन को कोई भी मॉडिफाई करेगा तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। शी ओपनिंग द डोर, शी केम इन, आप दरवाजा खोलते हो फिर अंदर चले जाते हो, ठीक है। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, हैविंग opened the door, opened the door, she came in, she came in, having opened the door, she came in, दरवाजा उसने पहले खोला, ठीक है, और फिर उसके बाद से वो एंटर कर गया। तो देयर मे बी द पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ द सेंटेंसेस करेक्ट। यहां पे दरवाजा खोलने के साथ साथ आप चले जा रहे हैं, पहले दरवाजा खोला फिर उसके बाद से एंटर किया, अगर ये सेंस लाना हो तो ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों हो सकता है। ही रेज द गन, जहां पे पॉसिबिलिटी नहीं होगी वहां पे हम यूज नहीं कर पाएंगे। ही रेज द गन, ही शॉट द डियर डेड, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि उसने गन उठाया और शॉट कर दिया, और डेफिनेटली एक काम खत्म होने के बाद से दूसरा काम करेंगे। ऐसा नहीं कि अभी गन उठा दिया तो अब शॉट करना अभी बाकी है, राइट, काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये काम ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया, अभी ये गन उठाएगा फिर उसके बाद से क्या करेगा, डियर को मारेगा ना, चीजें तो ऐसी होंगी, राइट। तो आप इसको जब चेंज करोगे तो आप लिख सकते हो रेजिंग द गन, he shot the deer dead, he shot the deer dead, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं।
अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि हैविंग रेज द गन ही शॉट द डेड, ऐसे लिख सकते हैं आप कि गन उठाया हो और देन उसके बाद से उसने डियर को मारा हो। तो जहां पे आपको पॉसिबिलिटी लग रही है दोनों यूज करिए, कि अगर लग रहा है कि दोनों साइमल्टेनियस एक्शन है, स्पॉन्टेनियस एक्शन है, एक के बाद एक हो गया, राइट, या आपको लगता है कि दूसरे के शुरू होने से पहले पहला एक्शन खत्म हो गया, राइट, तो आप परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कर लीजिए। यहां पे ही फिनिश द वर्क ही वेंट होम। अब यहां पे बताओ, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फिनिशिंग द वर्क, फिनिशिंग द वर्क ही वेंट होम। अब यहां पे ये गलती हो जाएगी, ये ऐसा नहीं लिख पाओगे, कि ऐसा नहीं कि फिनिश काम किया और ठीक है ना घर पहुंच गया, ही वेंट होम। आपको अब इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, हैविंग फिनिश्ड द वर्क ही वेंट होम। परफेक्ट पार्टिसिपल ही यूज करना पड़ेगा, एक काम खत्म हुआ फिर दूसरा शुरू हुआ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसे जैसे आपने काम खत्म कर दिया और तुरंत आप घर पहुंच जाए ना। तो बिफोर द सेकेंड एक्शन स्टार्ट्स, ये फर्स्ट एक्शन क्या है, कंप्लीट है, तो आप ये परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज मत करिए, ठीक है। आपको शुरू में मैंने जो दिखाया था क्वेश्चन, उसके आंसर भी आपको ढूंढना है कि आप कौन सा आंसर सही होगा। शी वर्कड हार्ड, शी फेल्ट टायर्ड। अच्छा, इसने वर्क हार्ड किया हुआ तभी तो फेल्ट किया होगा, ये फीलिंग आई होगी टायर्डनेस वाली। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हैविंग बिना हार्ड वर्क किए हुए आप टायर्ड फील कर ही नहीं सकते। हैविंग वर्कड हार्ड शी फेल्ट टायर्ड। क्लियर है? आई होप अब ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि कब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे, कब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है? इस तरीके से हम दो सेंटेंसेस को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, और एक दूसरे नए सेंटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दूसरे नए सेंटेंस का सिंथेसिस कर रहे हैं। और जितने भी ये सेंटेंसेस हैं आप देखोगे, अगर इस तरीके कभी कभी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि ये जो सेंटेंसेस है वो सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो आप इसको सिंपल सेंटेंस ही बताइएगा। ओपनिंग द डोर शी केम इन, आप ये मत समझिएगा कि ओपनिंग द डोर यहाँ पे एक वर्ब ये हो गया, एक वर्ब ये हो गया, नहीं, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब यही है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। हैविंग ओपन्ड द डोर, ये मॉडिफायर है किसका, ये प्रोनाउन शी का, राइट। तो ध्यान रखिएगा इसमें वर्ब एक ही है, फाइनाइट वर्ब है, ये भी सिंपल सेंटेंस है। रेजिंग द गन, ही शॉट द डियर डेड, यहाँ पे वर्ब एक ही फाइनाइट वर्ब है, ऐसा नहीं है यहाँ पे रेजिंग द गन या रेजिंग को आप मेन वर्ब समझ लें, फाइनाइट वर्ब एक ही होगा सिंपल सेंटेंस में। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में मोर देन टू, ठीक है, मोर देन वन वर्ब होते हैं, फाइनाइट वर्ब होते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखें, द यहाँ पे लिखा हुआ, इसको दे कर ले, दे टाइप्ड ऑल द लेटर्स दे पोस्टेड देम, ठीक है। अब ये बताओ, लेटर टाइप पहले होगा, पोस्टिंग बाद में होगी, कि दोनों साइमल्टेनियस हो सकता है? ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, साइमल्टेनियस नहीं होगा। आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना पड़ेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे गलत हो जाएगा सेंटेंस, आपको परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करना पड़ेगा। हैविंग टाइप्ड all the letters they posted them। इस तरीके से आप दो सेंटेंसेस को, सिंपल सेंटेंसेस को ऐड करके एक नए सेंटेंस का फ्रेमिंग कर सकते हैं, नए एक सिंपल सेंटेंस का फ्रेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट आते हैं, कंबाइनिंग टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ सिंगल सिंपल सेंटेंस। अच्छा, अभी वही चल रहा है, सारी चीजें वही चल रही हैं। बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव, अभी तक तो हम लोगों ने पार्टिसिपल का यूज किया था, अब इन्फिनेटिव का यूज करके हम देखते हैं कैसे हम सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इन्फिनेटिव यूज कब करते हैं, राइट। यहाँ पे देखें,
एन इन्फिनेटिव इज यूज्ड व्हेन अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस पर्पस। जब भी हम इन्फिनेटिव सिर्फ पर्पस के लिए नहीं, बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम सिर्फ पर्पस के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि इन्फिनेटिव हम तब अब यूज करते हैं जब हमें पर्पस दिखाना होता है, राइट। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव ये भी वर्ब के फॉर्म होते हैं, मैंने बताया शुरू में, इन्फिनेटिव जीरंड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव होते हैं जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज करते हैं, तब ये इन्फिनेटिव होता है, राइट। लेकिन ये वर्ब की तरह काम नहीं करते, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, अदर देन मेन वर्ब्स हैं, तो ये नाउन की तरह काम करते हैं सेंटेंस में, ठीक है। जैसे आई वॉन्ट टू राइज हाई इन लाइफ, आई एम वर्किंग हार्ड। यहां पे दो सेंटेंसेस हैं, कौन कौन सा है? आई वॉन्ट टू राइज हाई इन लाइफ और दूसरा है आई एम वर्किंग हार्ड। अब यहां पे अगर मैं दोनों सेंटेंसेस को आई वॉन्ट टू राइज हाई इन लाइफ और फिर मैंने कहा आई एम वर्किंग हार्ड, तो इसमें कौन सा पर्पस है? इसमें से आई वॉन्ट टू राइज हाई इन लाइफ, पर्पस ये है, और उसके लिए एफर्ट क्या किया जा रहा है? आई एम वर्किंग हार्ड। तो आपको पहले ले लिखना पड़ेगा, अगर दोनों को एक सेंटेंस बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा आई एम वर्किंग हार्ड। अब आपको बताना पड़ेगा पर्पस, क्यों आप हार्ड वर्क कर रहे हो? टू राइज हाई इन लाइफ, टू राइज हाई इन लाइफ। देख रहे हैं? अब आपको दो अलग अलग सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, आपने एक ही सेंटेंस में दोनों के एक्सप्रेशंस को, दोनों के सेंस को ला दिया। आई एम वर्किंग हार्ड टू राइज हाई इन लाइफ, ठीक है। इसीलिए इसकी सिंथेसिस की जरूरत पड़ती है। जब बच्चे अब एक छोटा सेंटेंस बनाना तो सीख लिया, अब बड़े सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें दोनों का ही सेंस होगा, राइट। क्लियर हो गया? इन्फिनेटिव का हमने यूज कर लिया, कहां पे यूज किया? यहां पे यूज किया। आगे देखते हैं। वी वॉन्ट टू सी द मेहरनगढ़ फोर्ट, वी आर गोइंग टू जोधपुर। मेहरगढ़ या मेहरनगढ़ फोर्ट, वी आर गोइंग टू जोधपुर, ठीक है। अब इसमें पर्पस क्या है? टू सी द, अब यहां पे इतना मैंने बताया कि इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। पर्पस क्या है? ये यहां पे आप जो जोधपुर जा रहे हैं, जोधपुर जाना तो पर्पस नहीं है, जोधपुर जा रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है? क्या आप करेंगे वहां पे? टू सी द मेहरगढ़। तो आप पहले सेंटेंस ये लिखेंगे, अगर इन दोनों को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है तो आप ऐसे लिखेंगे, वी आर गोइंग टू जोधपुर, वी आर गोइंग टू जोधपुर टू सी द मेहरगढ़। क्लियर? तो कंबाइनिंग दीज टू सिंपल सेंटेंस, आपने देखा ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड नहीं है, ये इन्फिनेटिव है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। अभी भी वी आर गोइंग टू, ठीक है ना, वी आर गोइंग, फाइनाइट वर्ब वहीं पे है। नेक्स्ट आते हैं, एन इन्फिनेटिव इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस कॉज। इन्फिनेटिव तब भी हम यूज करते हैं जब हमें कॉज को दिखाना होता है, ठीक है। एक पर्पस को दिखा दिया, कॉज को दिखाना होता है, और जब भी हम कॉज दिखाएंगे तो उसके आगे आने वाला इफेक्ट भी दिखाना पड़ेगा, उसका रिजल्ट भी दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ढूंढिए कॉज है, कौन सा कॉज है, कौन सा इफेक्ट है, तो पहले कॉज को लिखिए फिर इफेक्ट को लिखिए। शी हर्ड द गुड न्यूज एंड शी वॉज हैप्पी। अब इसमें देखिए, हियरिंग अ गुड न्यूज ये कॉज है कि हैप्पी होना कॉज है? शी हर्ड द गुड न्यूज, शी वॉज हैप्पी, इन्फिनेटिव का यूज करके बनाना है। आप ऐसे लिखेंगे, देखो ये जो है ना, ये कॉज है, ठीक है, और इसकी वजह से इफेक्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, वो खुश हो गई। जब आप पहले अच्छी न्यूज सुनते हैं तभी तो खुश होते हैं, कि पहले खुश हो लेते हैं फिर बाद में न्यूज सुनते हैं, नहीं। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। अब यहां पे शुरू करेंगे, यहां से सेंटेंस, शी वॉज हैप्पी, शी वॉज हैप्पी टू हियर द गुड न्यूज, गुड न्यूज, ठीक है ना। अब यहां पे हर्ड लिखा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, जब इन्फिनेटिव आप बनाएंगे तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, तो ये चीज ध्यान रखना चाहिए।
अब यहाँ पे दोनों सेंटेंस कैसे आपने कंबाइन किया, जब आपको पता चल गया कौन सा इसमें कॉज है, कौन सा इसमें इफेक्ट है, रिजल्ट इसमें कौन सा है, ठीक है। तो जब ये चीजें पहचानते रहेंगे तो आसान हो जाएंगी आपके लिए सेंटेंस फ्रेमिंग करना, सिंथेसाइज करना। सॉरी। नेक्स्ट, शी हर्ड हिम कॉल हर नेम एंड शी फेल्ट शाई। कॉलिंग somebody's नेम, किसी को बुरा भला कहने से मतलब होता है कॉल somebody's नेम। और फिर शी फेल्ट शाई। अब यहां पे बताइए कॉज क्या है, उसका रिजल्ट क्या है। शी फेल्ट शाई, क्यों उसने शाई फील किया, टू हियर हिम कॉल हर नेम। तो आप यहां से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, शी फेल्ट शाई टू हियर हिम कॉल हर नेम। ठीक है, आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी कैसे आप इन्फिनेटिव का यूज करके एक सिंपल सेंटेंस को बना रहे हैं। दोनों सेंटेंस में यानी इन्फिनेटिव यहां पे इसलिए यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको क्या दिखाना है, कॉज दिखाना है। ठीक है, कॉज ये था, कॉज टू हियर हिम कॉल हर नेम शी फेल्ट शाई। ठीक है, जब आप कॉज दिखाएंगे तो वहां पे आपको एक इफेक्ट भी दिखाना पड़ेगा, उसका रिजल्ट भी आपको दिखाना पड़ेगा। बाय यूजिंग अ नाउन और नाउन फ्रेज इन एपोजिशन, ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं, दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। एपोजिशन क्या होता है, एपोजिशन एक ग्रामेटिकल एक टर्म है जिसमें हम करते क्या है, दो वर्ड को एडजेसेंट रखते हैं और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। जैसे मैंने कहा माय फ्रेंड मोहन, तो ये दोनों एडजेसेंट में हैं और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। माय फ्रेंड या मोहन दोनों तो एक ही है, मोहन माय फ्रेंड या मोहन माय फ्रेंड लिखूं, माय फ्रेंड मोहन लिखूं, तो दोनों बात तो एक ही है। तो इसको हम ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी में हम एपोजिशन यूज करते हैं। तो आप या तो नाउन या नाउन फ्रेज इन एपोजिशन इसका यूज करके आप एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, दो सेंटेंस को कंबाइन कर सके करके। जैसे देखिए, दिस इज प्रिया शी इज माई फ्रेंड। अब ये दो सेंटेंसेस है, सिंपल सेंटेंस, दिस इज प्रिया शी इज माई फ्रेंड। अब दोनों को मिला के एक सेंटेंस बनाना है, तो आप प्रिया और माई फ्रेंड यहां पे देख रहे हैं, दोनों एक ही तो हैं। तो अब नाउन इन एपोजिशन का यूज कर सकते हैं, नाउन यूज कर सकते हैं, नाउन फ्रेज का यूज कर सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, शी इज माई फ्रेंड प्रिया, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज प्रिया माई फ्रेंड, दिस इज प्रिया माई फ्रेंड। तो ये नाउन या नाउन फ्रेज इन एपोजिशन का यूज करके आप दो सेंटेंसेस को मिला के एक सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए, पंडित नेहरू रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित नेहरू की बात की जा रही है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित नेहरू, और उन्हीं के लिए एक प्रोनाउन यूज किया जा रहा है ही। पंडित नेहरू रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। या तो पंडित नेहरू लिखूं मैं और पंडित नेहरू के साथ एपोजिशन में लिखूं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दोनों तो एक ही हो गया। या पंडित नेहरू द राइटर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, बोथ द वे लिख सकता हूं मैं। ये दोनों सेंटेंस आपका सही हो जाएंगे। या तो मैं ऐसे लिखूं, पंडित नेहरू, इन दोनों को मिला के एक सेंटेंस में बना रहा हूं, पंडित नेहरू द राइटर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया became the first prime minister of India, became the first
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, आप तो चाहे ऐसे लिख दें, या आप इसको सेकेंड वे ऑफ राइटिंग ये हो सकती है कि आप इसको कुछ ऐसे लिखें, पंडित नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, wrote discovery of India, both the sentences conveys the same meaning। ठीक है, चाहे आप ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, दोनों में आप देख रहे हैं कि एक नाउन फ्रेज का यूज करके नाउन इन एपोजिशन का यूज कर रहे हैं, ये दोनों एक ही है, पंडित नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, या आप पंडित नेहरू को ऐसे भी लिख सकते हैं, पंडित नेहरू द राइटर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द राइटर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ईदर वे इज करेक्ट। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस नहीं है। इतना बड़ा सेंटेंस देख के ये मत समझना कि ये कहीं कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स होने का मतलब बड़े सेंटेंसेस से नहीं होता, फाइनाइट वर्ब से होता है। आगे देखें, महात्मा गांधी हैड वंस बीन अ लॉयर, ही प्रीच्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस उन्हीं का है, तो अब इसको कैसे आप दोनों को कंबाइन करेंगे? महात्मा गांधी यस, महात्मा गांधी चाहे लॉयर से उनको कनेक्ट कर दिए, महात्मा गांधी लॉयर थे, उन्होंने तो प्रीच किया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, महात्मा गांधी a lawyer, yeah, once been a lawyer, या इसके जगह पे आप लिख सकते हैं लॉयर, इतना भी लिख सकते हैं, काम चल जाएगा। महात्मा गांधी और लॉयर प्रीच्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, प्रीच्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। क्लियर है? तो ये दोनों सेंटेंस को मिला के महात्मा गांधी हैड वंस बीन अ लॉयर, और फिर आपने लिखा ही प्रीच्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, दोनों को मिला के आपने एक सिंपल सेंटेंस बना। ठीक है, क्या यूज करके? नाउन इन एपोजिशन। अब नेक्स्ट वे देखते हैं, बाय यूजिंग प्रेपोजिशन फॉर और बाय। यहां पे अक्सर प्रॉब्लम आती है कि फॉर का यूज करके जब जीरंड का हम यूज करेंगे, या बाई का यूज करके कब हम जीरंड का यूज करेंगे, तो यहां पे कंफ्यूजन होता है कब हम यूज करके, मतलब किसको किस तरीके से यूज करेंगे। आज ये प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो बाय यूजिंग प्रेपोजिशन फॉर ऑब्लिक बाय देन जीरंड देन नाउन, इसको हम कैसे हम चेंज करते हैं? फॉर प्लस जीरंड, जब हम फॉर के साथ जब जीरंड हम लिखते हैं, जीरंड का मतलब वर्ब आईएनजी फॉर्म, ठीक है, इज यूज टू कंबाइन सेंटेंस व्हेन दे एक्सप्रेसेस कॉज। जब ये कॉज को एक्सप्रेस करते हैं ना, तब हम फॉर के साथ वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, कब हम बाई के साथ जीरंड यूज करेंगे? जब ये मीन्स को इंडिकेट करते हैं। तो जहां मीन्स को दिखाना हो बाई के साथ लिखिए, जहां पे कॉज को दिखाना हो तो फॉर के साथ लिखिए। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, यू विल बी पनिश्ड, यू हैव स्टोलन माई पर्स। ठीक है, तो अगर इसको एक सेंटेंस बनाए तो क्या बना सकते हैं? यू विल बी पनिश्ड फॉर स्टीलिंग माई पर्स, फॉर स्टीलिंग माई पर्स, माई पर्स लिख सकते हैं ऐसे। ये दूसरा जो सेंटेंस है, यू हैव स्टोलन माई पर्स, तो ये कॉज तो यही है ना, उसने उनका पर्स चुराया, इसीलिए उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो आपने कॉज दिखाया, फिर उसके बाद से आपने उसका इसमें पहले आपने इफेक्ट दिखा दिया, उसका रिजल्ट। यू विल बी पनिश्ड, क्यों पनिश किए जाएंगे? फॉर स्टीलिंग माई पर्स। तो ये जो कॉज है ना, कॉज का जो रिप्लाई होता है ये वाई,
रीजन भी बताते हैं। वाई से क्वेश्चन करिए, यू विल बी पनिश्ड। वाई विल यू बी पनिश्ड? फॉर स्टीलिंग माई पर्स। सेकेंड जो क्वेश्चन है यहां पे, शी वॉज प्रेज्ड, शी सेव्ड अ नंबर ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आप इसको भी ऐसे बना सकते हैं, शी वॉज प्रेज्ड, वाई? फॉर सेविंग अ नंबर ऑफ लाइफ, फॉर सेविंग अ नंबर ऑफ लाइव्स। ठीक है, तो ये फॉर का यूज, फॉर प्लस जीरेंड का यूज करके, यानी आप जब पर्पस को दिखाना हो, सॉरी कॉज को दिखाना हो, तो कॉज एक में अगर कॉज दिया हो, दूसरे में उसका इफेक्ट दिया हो या उसका रिजल्ट दिया हो, तो जब ये सेंटेंसेस इस तरीके से दिख रहे हैं कि एक में कॉज दिया, एक में इफेक्ट, इसका इफेक्ट या उसका रिजल्ट दिया हो, तो आप ऐसे प्रेपोजिशन के साथ जीरेंड का यूज करके आप दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, सिंथेसिस कर सकते हैं। इसको देखिए, जैसे अगर मैं इसको यूज करूं, यहां पे लिखा फॉर प्लस जीरेंड इज यूज टू कंबाइन सेंटेंस व्हेन दे एक्सप्रेस मीन्स। इज इट? बाई के साथ यहां पे होना चाहिए था। यहां पे देखिए, यहां पे एग्जैक्टली बाई प्लस जीरेंड होना चाहिए था। यहां पे बाई लिखिए, बाई प्लस जीरेंड इज यूज टू कंबाइन सेंटेंसेस व्हेन द एक्सप्रेसिव मीन्स। ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। फॉर के साथ जीरेंड यूज करेंगे तब क्या यूज होगा, बाई के साथ जीरेंड यूज करते हैं तब ये किस चीज को दिखाता है। जैसे देखिए, ही सिंग्स सॉन्ग्स, ही अर्न्स हिज ब्रेड। ये मैंने शुरू में लिखा भी था कि कौन सा सेंटेंस आप बनाएंगे, बाई के साथ जीरेंड का यूज करके बनाएंगे या फॉर के साथ जीरेंड का यूज करके बनाएंगे। तब देखिए, ही सिंग्स सॉन्ग्स, ही अर्न्स हिज ब्रेड। ठीक है, अब यहां पे देखें, अगर आप इसको ये दिखा रहे हैं, ही सिंग्स सॉन्ग्स, he sings songs, तो why does he sing song? ये पूछ सकते हैं ना, क्यों वो गाना गाता है? तो आप लिख सकते हैं he sings songs for earning his bread, for earning his bread। लेकिन अगर मैं ये लिखूं, पहले सेंटेंस ये लिख दूं, he earns his bread, he earns his bread, तो अब इसको यहां पे ऐड करना है। तो आप ये पूछेंगे, वाई तो पूछेंगे नहीं क्योंकि वाई का रिप्लाई तो है नहीं। आप पूछेंगे हाउ डज ही अर्न हिज ब्रेड, कैसे वो कमाता है। तो अब जब हाउ का जब क्वेश्चन पूछेंगे तो हाउ ये मीन्स को दिखाता है एग्जैक्टली। तो कैसे करता है? बाय सिंगिंग सॉन्ग्स। तो अब यहां पे क्या यूज करेंगे, बाय यूज करेंगे, बाय सिंगिंग सॉन्ग्स। ध्यान रखिएगा, अब यहां पे फॉर सिंगिंग सॉन्ग नहीं लिखेंगे, यहां पे बाय सिंगिंग सॉन्ग्स। यहां पे क्या लिखा आपने, फॉर लिखा, दोनों को इंटरचेंज करेंगे गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो पहले जो आप क्लॉज का यूज कर रहे हैं वो किस चीज को दिखा रहे हैं, ये मायने रखता है। ठीक है, डिपेंड करेगा फर्स्ट जो सेंटेंस लिखा है वो क्या चीजें दिखा रहा है, राइट। वो आपका यानी कि आपने यहां पे लिखा ही सिंग्स सॉन्ग्स, तो वो गाना गाता है, तो आगे आपको देखना पड़ेगा वो किस लिए गाना गाता है, राइट। तो आपको रिजल्ट भी यहां पे देखना पड़ेगा, भाई गाना गाता है तो किस लिए गाता है, फॉर अर्निंग हिज ब्रेड। लेकिन अगर आपने पहले लिख दिया ही अर्न्स हिज ब्रेड, तो अब तो ये नहीं लिख पाओगे ना, ही अर्न्स हिज ब्रेड। तो अब आपको ये पता करना पड़ेगा कैसे वो अपने पैसे कमाता है। ठीक है, मीन्स दिखाना पड़ेगा, और मीन्स दिखाने के लिए आपको बाई के साथ जीरेंड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, गुड। बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, इस तरीके से भी आप एक सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल याद है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड व्हेन वन ऑफ द सेंटेंसेस इज इन द प्रोग्रेसिव टेंस। एक उनमें से सेंटेंस जो होना चाहिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में होना चाहिए। प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस, इसको एक और नाम से जानते हैं, इम्परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं, इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस अभी भी काम चल ही रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो इम्परफेक्ट हो गया, जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो परफेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस कहिए, प्रोग्रेसिव टेंस कहिए, इम्परफेक्ट टेंस कहिए, सब एक ही है।
जैसे यहां पे देखिए, द प्लेन वॉज लैंडिंग आई सॉ इट, द प्लेन वॉज लैंडिंग आई सॉ इट। तो क्या लैंडिंग का काम हो चुका है? नहीं, अभी तो लैंड हो रहा है ना। तो आप कह सकते हैं आई सॉ द प्लेन लैंडिंग। दोनों को कंबाइन करके एक सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो आप ऐसे बना सकते हैं, आई सॉ द प्लेन लैंडिंग। इसमें आपने देखा तो, लेकिन क्या देखा? प्लेन को लैंड करते हुए देखा आपने, दैट वाज इन प्रोग्रेस। तो इनमें से एक जो सेंटेंस होना चाहिए ना, वो एक प्रोग्रेसिव टेंस में होना चाहिए। तो यहां पे आप आई सॉ द प्लेन, और यहां पे लैंडिंग जो है एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया आपने। ठीक है, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट, द प्लेन। आई सॉ व्हाट? द प्लेन। आगे देखते हैं, द प्लेन लैंडेड आई सॉ। अब यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं यूज कर पाएंगे आप। ठीक है, अब कैसे यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव विदाउट टू इज यूज्ड व्हेन अ कंप्लीटेड एक्टिविटी इज इंडिकेटेड। जब पूरा कंप्लीट, अब तो आपने लैंड करते हुए तो देखा नहीं, आपने कब देखा? जब प्लेन लैंड कर चुका था। तो अब इसमें क्या करेंगे? आप यूज करेंगे आई सॉ द प्लेन लैंडेड। तो ध्यान रखिएगा, दोनों तरीके से सेंटेंस सही हो सकता है। आई सॉ द प्लेन लैंडिंग, जब आपने लैंड करते हुए देखा हो, व्हेन द एक्शन वाज गोइंग ऑन, एंड द व्हेन एक्शन वाज कंप्लीटेड, जब लैंड कर चुकी तब आपने देखा, तो आप लिख सकते हैं आई सॉ द प्लेन लैंडेड। तो दोनों तरीके से सही हो सकता है ना। शुरू में मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि आप दोनों में से कौन सा सेंटेंस प्रीफर करेंगे। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस कंडीशन में देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं बस इस तरीके का फ्रेमिंग तो ऐसे ही होगा, आई सॉ द प्लेन लैंडिंग, आई सॉ हिम गोइंग। आई वॉच द चिल्ड्रेन दे वर प्लेइंग। देखो यहां पे एक काम हो रहा है, आई वॉच द चिल्ड्रेन दे वर प्लेइंग। तो आप लिख सकते हैं आई वॉच द चिल्ड्रेन, क्या करते हुए देखा? प्लेइंग। आई वॉच्ड द चिल्ड्रेन प्लेइंग। ठीक है, एक सेंटेंस इसमें से क्या है? अभी प्रोग्रेसिव टेंस में है, आप इसको पार्टिसिपल का यूज करते हुए बना सकते हैं। नेक्स्ट, न्यूटन सॉ एन एप्पल, इट फेल। गिरते हुए तो नहीं देखा। न्यूटन सॉ एन एप्पल, इट फेल, गिरा हुआ था। ठीक, तो आप लिख सकते हैं न्यूटन सॉ एन एप्पल फेल। न्यूटन सॉ an apple fell। गिरे हुए सेब को उसने देखा। राइट, सो दिस इज हाउ यू कैन सिंथेसाइज द सेंटेंसेस। राइट, इतने सारे हम लोगों ने रूल्स दिया, इन सब सारी चीजों की रिवीजन करनी पड़ेगी बार बार। ये दिमाग में तो आपके रहेगा ही रहेगा, अभी पढ़ रहे हैं आपका रहेगा, लेकिन भूल जाएगा अभी थोड़ी देर बाद जब इसका रिवीजन नहीं करेंगे, यानी कि विद इन द 24 आवर्स, तो ये सारी चीजें भूल जाएंगे। तो इन सारी चीजों पे जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन की, तब तक ये बिल्कुल यूजलेस है आपके लिए। राइट, इस तरीके के सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको बाय यूजिंग टू प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब प्लस इन्फिनेटिव। देखिए इन्फिनेटिव दो तरीके से मैंने बताया, एक इन्फिनेटिव विथ टू, एक बेयर इन्फिनेटिव। तो यहां पे जो आपने लिखा ना आई सॉ द प्लेन लैंडेड, तो ये इन्फिनेटिव जो था ना विदाउट टू था। ठीक है, यहां पे जितने भी सॉरी यहां पे हाँ, और इसके पहले जो आपने लिखा था ना वो विथ टू था, यानी कि जब हम वर्ब के पहले टू का यूज कर देते हैं, लेकिन जब हम वर्ब के साथ हम कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करते ना, तो उसको हम बेयर इन्फिनेटिव हम बोल देते हैं। राइट, इसको बेयर इन्फिनेटिव देखिएगा, ये मत देखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। यहाँ पे कोई भी इन्फिनेटिव इसको ना बोलेंगे, इसको तो जिरंड बोलेंगे। आई वॉज द चिल्ड्रन प्लेइंग। ठीक, यहाँ पे देखें टू प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब प्लस इन्फिनेटिव। ही इज वेरी पुअर, ही कांट बाय ए स्कूटर। लेकिन ध्यान ये रखिएगा ये हम कब यूज करेंगे, टू प्लस एडजेक्टिव कब यूज करेंगे, टू के साथ एडवर्ब हम कब यूज करेंगे। टू इटसेल्फ इज एन एडवर्ब, ठीक है ना, उसको इंटेंसिफाई करने के लिए यूज करते हैं। ही इज टू पुअर, ठीक है, ही इज टू पुअर टू बाय ए स्कूटर।
इस दोनों को आप जब सिंथेसाइज करेंगे तो आप ऐसे बनाएंगे, ही इज, यहाँ पे वेरी पुअर है, इसको आप टू पुअर कर दें, टू पुअर, और फिर यहाँ पे इन्फिनेटिव में चेंज कर दें, टू बाई अ स्कूटर, ही इज टू पुअर टू बाई ए स्कूटर। ठीक है, तो यहां पे जो आपने यूज किया ना टू के साथ, ये जो एडजेक्टिव का यूज किया, यहां पे क्यों यूज किया, ये कॉज को दिखाने के लिए, ही इज टू पुअर, ये कॉज है, और उसका रिजल्ट क्या है, टू बाई ए स्कूटर, कि वो स्कूटर नहीं खरीद सकता, इतना पुअर है कि वो स्कूटर नहीं खरीद सकता। राइट, दिस बॉक्स इज वेरी हैवी, शी कैन नॉट कैरी इट। अगर इसको एक सेंटेंस में लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एडजेक्टिव आ रहा है, इसको हमें चेंज करना है, तो आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, द बॉक्स इज टू हैवी टू कैरी इट, द बॉक्स इज टू हैवी। जब हम लिख रहे हैं द बॉक्स इज टू हैवी, तो हम इसके कॉज को दिखा रहे हैं, द बॉक्स इज टू हैवी दैट आई कैन नॉट कैरी इट। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव जो हम यूज कर रहे हैं, ये उसके रिजल्ट को दिखा रहे हैं या इफेक्ट को दिखा रहे हैं, भाई हम इतना ज्यादा हैवी है कि हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज रिटन ओवर हियर, टू प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब एक्सप्रेसेस द कॉज एंड द इन्फिनेटिव एक्सप्रेसेस द रिजल्ट। इन्फिनेटिव जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है, वो रिजल्ट को दिखा रहा है। राइट, सो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर जो था सिंथेसिस, सिर्फ एक पार्ट है इसका, जो हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा है। अभी कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। धीरे धीरे प्रोसेस को करिए, बहुत जल्दी में कोई चीज नहीं सीख पाएंगे आप। So this brings me to the end of this lesson. I hope you find this lesson very interesting, and if is it so, kindly share among your friends so that they can get benefit from it. Thank you.